हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 के हिंदी बी औपचारिक लेखन, हिंदी का औपचारिक लेखन को, जिसमें हमारे 2 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड। उसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं औपचारिक लेखन में। उसके साथ साथ हम उनके आंसर भी देखेंगे, वो भी इस एक भी वीडियो में वन शॉट कवर किया जाएगा। तो इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन को भी मिस मत करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, और आपको कुछ भी पूछना है तो आपके कमेंट में लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम औपचारिक लेखन को। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन पेपर में। कैसे पूछा जाएगा? भारत में कार्यालय हिंदी की वर्तमान स्थिति पर लेख लिखिए, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप क्या करेंगे, आप आंसर जो लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, आपको पहले लिखना है भूमिका, जिसमें आपको लिखना है भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें भारत में क्या है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। क्या कहना चाह रहे हैं, जब हमारा स्वतंत्रता हो गई थी, हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके बाद हमारी हिंदी को संविधान द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। पर भी हालांकि अंग्रेजी को भी एक सहायक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, मतलब हिंदी के साथ साथ उसको अंग्रेजी को भी उसका सपोर्टिव बनाया गया है, उस भाषा को, अंग्रेजी को। तो ये बोला गया है। कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए रहे हैं। जो कार्यालय हैं हमारे, उन ऑफिसों में बहुत प्रयास हो रहा है जो हिंदी को बढ़ाने का। तो और उसके साथ साथ लेकिन अभी भी ना इसकी स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। किसकी? हिंदी की। फिर जो है हमारा दूसरा आपको लिखना है आंसर में, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला है, कैसे मिला है, सब कुछ बताया रखा है। तो आपको लिखना है हिंदी को राजभाषा का दर्जा। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 मतलब 343 के अनुसार 26 जनवरी 1950 से हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया है। कब किया गया है? किसके अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी 1950। तो ऐसे करके आपको लिखना है कब राजभाषा को घोषित किया गया है, ये आपको बता दिया गया है अनुच्छेद 343 के अनुसार 26 जनवरी 1950 के। साथ ही अंग्रेजी को भी एक सहभाषा बनाया गया है, जो मतलब सपोर्टिव बनाया गया हिंदी के साथ साथ, वो भी 15 वर्षों तक। कब 15 वर्षों तक? कब बनाया गया था? 26 जनवरी के दिन ही 15 वर्षों तक ऐलान कर दिया गया था जो ये सहभाषा रहेगी। परंतु आगे चलकर अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि अनिश्चित काल तक बढ़ा दी गई है, मतलब वो अनलिमिटेड काल तक बना दी है। मतलब अब 15 वर्षों से भी ज़्यादा आप अंग्रेजी, अब देख रहे होंगे आज़ादी का तो कितने दिन हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, पर भी अंग्रेजी बोली जा रही है। तो मतलब अनिश्चित बना दिया, अब कभी भी तक बोलते रहेंगे, उनका लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो कभी भी तक बोल सकते हो आप, जिससे हिंदी को पूर्ण रूप से लागू करने में बाधा आ रही है। तो यही बताना चाह रहे। फिर आपको क्या लिखना है? कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग की स्थिति बताओ। तो फिर भारत सरकार ने कार्यालयों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किया है। क्या क्या किया है वो आपको लिखना है, ठीक है, एग्जाम में। पहला आपको जो लिखना है, राजभाषा नियम 1976 में क्या हुआ? ये नियम सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की दिशा महत्वपूर्ण कदम रहा था। मतलब ये चीज़ जो थी, ये वाला नियम जो बना था, तो उससे क्या हुआ, हिंदी को एक दिशा मिली, महत्वपूर्ण कदम रखने की। फिर जो है दूसरा आपको लिखना है, राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। किस विभाग से? इस विभाग का कार्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना था। ये जो विभाग था वो हिंदी का प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देता था। तीसरा आपको लिखना है, 3 भाषा फॉर्मूला के अनुसार क्या क्या हुआ था? केंद्र सरकार द्वारा स्कूल स्तर पर लागू किया गया था, स्कूल के स्तर पर भी लागू किया था, जिससे हिंदी को दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता था, दूसरी या तीसरी रूप में पढ़ाया जाता भाषा, ठीक है। फिर चौथा क्या लिखना है? हिंदी पखवाड़ा, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 दिसंबर को बनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हिंदी पखवाड़ा दिवस बनाया जाता है। तो ये लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्तमान स्थिति की समीक्षा बताइए। तो केंद्रीय कार्यालयों में प्रगति, मतलब केंद्र सरकार के अधीन अनेक कार्यालयों में अब हिंदी में पत्रचारा और आदेश, नोटिस आदि किए जाते हैं। किसके? केंद्र सरकार के अधीन अनेक कार्यालयों में। दूसरा क्या लिखना है? तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग। जैसे तकनीकी क्षेत्र मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या प्रयोग होता है हिंदी का? कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर और ई गवर्नेंस में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है। और फिर जो तीसरा लिखना है हमें, ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कैसे कैसे हम हिंदी को प्रयोग करा जाता है, हमारी समीक्षा कैसे होती है। भारत सरकार की अधिकांश वेबसाइट पर अब हिंदी में ही भी उपलब्ध है। मतलब जो भारत की सरकार की अधिकांश वेबसाइट है वो अब हिंदी में भी उपलब्ध है। पहले इंग्लिश में थी, अब हिंदी में भी उपलब्ध होगी। चुनौतियाँ क्या क्या रहती हैं हिंदी भाषा के लिए? अंग्रेजी का वर्चस्व हो रहा है, जो शहरी क्षेत्रों को, और उच्च प्रशासन में अंग्रेजी का प्रभाव अब भी अधिक है, ठीक है। उच्च जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें ज़्यादा प्रभाव है अंग्रेजी का।
का। तकनीकी शब्दावली की कठिनाइयाँ होती है, जैसे प्रशासनिक और तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की शब्दावली को कठिन और क्लिच माना जाता है। ठीक है, फिर तीसरा क्या लिखना है, प्रशिक्षण की कमी होती है, जैसे कर्मचारियों को हिंदी में कार्यालयीन और कार्य के लिए पर्याप्त परीक्षण नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें ही आपकी चुनौतियां में आती है। फिर जो है हमारी जो चौथी चुनौतियां हैं, मान शिक्षकता में बदलाव की आवश्यकता। कई लोग हिंदी को पिछड़पन की भाषा समझते हैं। क्या समझते हैं? पिछड़पन की भाषा समझते हैं, जिससे इसका उपयोग सीमित हो चुका है। फिर जो है हमारा सकारात्मक पहल कैसे हुई है, हिंदी शिक्षण योजना के द्वारा हुई है, राजभाषा पुरस्कार मिला है, और ई हिंदी कार्यान्वयन के द्वारा आपको सकारात्मक पहल मिली गई है। तो क्या क्या है एक एक करके सबको समझते हैं। सरकारी कर्मचारी को हिंदी में कार्य करने हेतु परीक्षण शिक्षण दिया जा रहा है, मतलब एक ट्रॉफी अवार्ड दिया जाता है इस योजना के द्वारा। उत्कृष्ट हिंदी कार्य के लिए विभागों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है, ठीक है, पुरस्कारों की तरह। और तीसरा क्या है, डिजिटलकरण के साथ साथ हिंदी के उपयोग में वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष क्या निकलता है इस उत्तर का? तो आपको देखो, ये जितना मैंने आपको दिया है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद एक एक करके सारे टॉपिक को लिख लिया आपने, उसके बाद आपको लास्ट में निष्कर्ष लिखना है हर आंसर में। तो कार्यालयों में हिंदी की स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए तकनीकी विकास, प्रशिक्षण और मानसिकता में परिवर्तन और सरकारी नीति का दृढ़ पालन आवश्यक है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति है और आत्मसम्मान की प्रतीक है। अंत कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ावा देना। तो इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा पेपर। तो एक एक करके आप हर क्वेश्चन को देखिए। आपको दूसरा क्वेश्चन समझना है, तो दूसरा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, पेपर में, व्यावसायिक हिंदी से आप क्या समझते हैं और उदाहरण देकर समझाइए उसको, भूमिका क्या है इसकी। जो लिखना है आपको उत्तर, आज के वैश्विक युग में हिंदी का महत्व सिर्फ साहित्य या संवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि व्यवसाय, व्यापार, विज्ञापन, मीडिया और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी इसकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग विभिन्न पेशावर कार्यों, सेवा, उद्योग, बाजार और प्रशासनिक क्रियाओं में होता है, उसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। दूसरा आपको लिखना है व्यावसायिक हिंदी की परिभाषा। व्यावसायिक हिंदी वह हिंदी है जिसका प्रयोग औपचारिक और पेशावर गतिविधियों में किया जाता है। ये भाषा सरल और स्पष्ट और प्रयोजनिक मुखी होती है, जो व्यवसाय, उद्योग, बैंकिंग, बीमा, प्रशासन, लेखा और मीडिया आदि में उपयोग होती है। फिर तीसरा क्या लिखना है आपको, व्यावसायिक हिंदी की विशेषताएं बताइए। तो उसमें पहला जो है सरलता और स्पष्टता है उसकी, इसका उद्देश्य तो तृण सर्वेक्षणा है। दूसरा क्या है, प्रयोजनमुखी भाषा होती है, इसका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तीसरा क्या है, तकनीकी शब्दों के समावेशा, जैसे कि कुल आय और शुद्ध लाभ, ब्याज दर, प्रशासनिक आदेश दिया जाता है। तो ये सब विशेषता हैं। और चौथा जो आपको विशेषता लिखना है, औपचारिकता, जिसमें इसमें भाषा का प्रयोग विनम्र और सुसंगठित और शिष्ट होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। फिर जो आपको लिखना है, व्यावसायिक हिंदी की प्रमुख क्षेत्र बताइए। जैसे पहला है बैंकिंग क्षेत्र, उदाहरण दे रखा है, कृपया अपनी पासबुक अद्यतन करवाइए और आपके खाते में 5,000 की राशि स्थानांतरित की गई है, ठीक है। दूसरा है बीमा क्षेत्र है, उसमें आपको उदाहरण दे रखा है, आपकी बीमा पॉलिसी की अगली प्रीमियम तिथि 30 जून है। विज्ञापन में भी दे रखा है, उसका उदाहरण है, अब घर लाएं स्मार्टफोन सिर्फ 499 में, ऑफर सीमित अवधि के लिए है, ठीक है। फिर जो चौथा है प्रशासनिक पत्रचार, जिसमें उदाहरण दे रखा है, आपको निर्देशित किया जाता है कि आगामी बैठक में उपस्थित रहें। तो पांचवा जो है कार्यालयीय दस्तावेज, जैसे आदेश पत्र, ज्ञापन और अनुबंध पत्र, प्रयोजन रिपोर्ट आदि। तो ये सब आपके हैं। फिर उसके साथ आपको क्या लिखना है, व्यवसाय हिंदी का महत्व, स्थानीय ग्राहकों से संवाद और राष्ट्रीय एकता में योगदान, स्वदेशी ब्रांडिंग, मतलब एक एक करके सबको समझते हैं। जो हमारा स्थानीय ग्राहकों में से संवाद, मतलब ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में ग्राहकों तक पहुंचने के लिए हिंदी सबसे प्रभावी माध्यम होता है। राष्ट्रीय एकता में योगदान, मतलब विभिन्न भाषाएं पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने का कार्य करती है। और स्वदेशी ब्रांडिंग, भारत के घरेलू व्यवसाय को सशक्त बनाती है। तो ये हिंदी भाषा इतनी अच्छी होती है, महत्व इसका इतना अच्छा है, जो हर कस्टमर से जुड़ने के लिए, हर ग्राहकों से जुड़ने के लिए आपको हिंदी जाननी पड़ेगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी ही बोला जाता है, तो इस वजह से हिंदी जाननी पड़ती है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्व रहती है, वैश्विक हिंदी का महत्व यही है। चुनौतियाँ क्या क्या है वैश्विक हिंदी की, अंग्रेजी का अधिक प्रयोग होता है हिंदी में। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, टिप्पण की परिभाषा देते हुए
अच्छे टिप्पण की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आपको कैसे उत्तर लिखना है, पहले आपको लिखना है परिभाषा, जो आपका पहला है। टिप्पण का अर्थ क्या है, किसी विषय, घटना, दस्तावेज या कथन पर संक्षिप्त और उसका विश्लेषणात्मक विचार प्रकट करना, और उसके साथ साथ ये एक प्रकार की आलोचनात्मक या स्पष्टीकरण प्रतिक्रिया होती है जो लिखित या मौखिक हो सकती है। दूसरा क्या है, आपको लिखना है सरल शब्दों में टिप्पण की एक छोटा उद्देश्यपूर्ण और विचारपूर्ण निबंधात्मक लेखन होता है जिसमें किसी विषय पर गहराई से विचार, मूल्यांकन, विश्लेषण अथवा समर्थन या विरोध व्यक्त किया जाता है। इसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, एक अच्छी टिप्पणी की विशेषता क्या क्या होती है। तो पहला जो है हमारा क्लैरिटी, स्पष्टता। टिप्पणी का उद्देश्य और विचार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। ये पहला हमारा विशेषता है किसकी, टिप्पणी की। दूसरा क्या है, संक्षिप्तता, कंसिस्टेंस होती है, जिसमें टिप्पणी लंबी नहीं होनी चाहिए, इससे सीमित शब्दों में लिखा जाना चाहिए और विशेष के मूल बिंदुओं और पर ही ध्यान देना चाहिए। जो बिंदु होते हैं हमारे, उन पे वही ध्यान देना चाहिए जो विशेष हो। जैसे तीसरा क्या लिख के आना है आपको, फैक्चुअल एक्यूरेसी, जिसे तथ्यों की पुष्टि कहा जाता है, किसी विषय पर टिप्पणी करते समय तथ्यों का सत्य और प्रामाणिक होना आवश्यक है, भ्रामक या झूठी जानकारी से बचना चाहिए। तो ये सब आपको लिखना है। चौथा क्या लिखना है आपको, विश्लेषण दृष्टिकोण, मतलब एनालिटिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। विशेष का केवल वर्णन नहीं बल्कि उसका विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। टिप्पणी में आलोचनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। पांचवा है ऑब्जेक्टिविटी, जिसे उद्देश्यपूर्णता कहते हैं, और उसमें क्या लिखना है आपको, एक अच्छी टिप्पणी निष्पक्षता और पूर्वग्रह रहित होती है। उसमें लेखक के व्यक्तिगत विचार जरूर हो सकते हैं लेकिन वे तथ्यों पर आधारित होती है। छठा आपको लिखना है संशोधित रचना, जिसे वेल स्ट्रक्चर्ड राइटिंग कहा जाता है, जिसमें आपको पहले लिखना है प्रस्तावना, फिर मुख्य विशेष वस्तु और निष्कर्ष, तीनों स्पष्ट रूप से होने चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए। फिर सातवां है आपका उचित भाषा और शैली, जिसमें आपको व्याकरण शुद्ध और औपचारिक और विषय के अनुसार भाषा होनी चाहिए। भावनात्मक भाषा की बजाय तर्कपूर्ण भाषा प्रयोग करनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका लास्ट जो आपको लिखना है निष्कर्षात्मक, मतलब कंक्लूसिव, जिसे कंक्लूजन कहते हैं, और वो लिखना है आपको, जिसमें अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दिया जाए और उसके साथ साथ उसके पूरे विचार को सार हो। जैसे आपको उदाहरण दे रखा है, यदि आपको भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियों पर टिप्पणी लिखनी है तो उसमें आप लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति, चुनाव प्रणाली, भ्रष्टाचार, जातिवाद, मीडिया की भूमिका आदि का संक्षिप्त विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसे ही आपको ये उदाहरण दिया गया है इसका कंक्लूसिव का। जो ये नोट्स हैं ये बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं आपके लिए, और देखो इससे बाहर आपके कुछ आने नहीं है। और इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों से ये शेयर करें वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं इस चैनल को, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। तो जो अब हमारा क्वेश्चन 4 है उसे देखना है। जो क्वेश्चन 4 आएगा आपके एग्जाम में, प्रतिवेदना किसे कहते हैं, इसे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो आपको प्रतिवेदना किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या लिखना है, पहले आपको परिभाषा लिखनी है इसकी। प्रतिवेदना क्या होती है, प्रतिवेदना रिपोर्ट, जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, एक ऐसा औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें किसी घटना, कार्य, निरीक्षण और अध्ययन के जांच विवरणात्मक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है। इसका उद्देश्य सूचना देना होता है और सुझाव देना होता है, निर्णय लेने की सहायता करना चाहता है। सरल शब्दों में क्या होता है, प्रतिवेदना एक ऐसा दस्तावेज होता है जो कार्य स्थिति के संबंध में वास्तविक जानकारी, विश्लेषण और कभी कभी सुझाव के प्रस्तुत किया जाता है। फिर प्रतिवेदना लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें बताई गई हैं। पहले जो है हमारी उद्देश्य की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी और पर्पस जो होनी चाहिए हमारी प्रतिवेदना की, किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है वो देखना चाहिए और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। फिर दूसरा जो है टाइटल एंड फॉर्मेट, मतलब शीर्षक और प्रारूप, जिसे हम कैसे लिखेंगे, प्रतिवेदना का एक उपयुक्त और संक्षिप्त शीर्षक होना चाहिए जिसमें उसमें विशेष वस्तु क्रमबद्ध रूप से हो, जिसमें प्रस्तावना, मुख्य बिंदु और निष्कर्ष सुझाव आ चाहिए। तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, जिसे वस्तुनिष्ठता कहा जाता है, उसमें आपको प्रतिवेदना में व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित विवरण करना होगा। उसके साथ साथ आपको क्या लिखना होगा, सत्यता और प्रामाणिकता, एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी लिखनी होगी, जिसमें उसमें दी गई सभी जानकारियां या सही और प्रामाणिक होनी चाहिए, झूठी या अप्रामाणिक तथ्यों से बचें। ठीक है।
पांचवा आपको लिखना है भाषा और शैली, लैंग्वेज एंड टोन, जिसमें आपको सरल, औपचारिक और व्याकरण समानता भाषा प्रयोग करनी है और व्यावसायिक शैली अपनानी है। क्रमबद्धता मतलब लॉजिक ऑर्डर, जिसमें आपको जानकारी क्रम में प्रस्तुत करने हैं, और पहले तथ्य को, फिर विश्लेषण को, फिर निष्कर्ष को बिंदुवार या अनुच्छेदों में भी विभाजित करना होगा आपको। सातवां प्रमाण और आंकड़ों को देखना पड़ेगा आपको, डाटा और एविडेंस को उसको लिखना है। रिपोर्ट में आवश्यक आंकड़े, उदाहरण और अनुसाधन या सर्वेक्षण के निष्कर्ष शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें आपको लिखना है सातवें में। और फिर उसके साथ साथ आपको आठवां निष्कर्ष और सुझाव लिखना है, जिसे इंग्लिश में हम कंक्लूजन और रिकमेंडेशन कहा जाता है, जिसमें आपको क्या लिखना है, अंत में संक्षेप में निष्कर्ष देना है, और उसके साथ साथ यदि अपेक्षित हो तो उसका सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं आप। फिर उसके साथ जो नौवां लिखना है आपको, संलग्न और प्रतिष्ठा, जिसे एनीस्वेयर कहते हैं, इंग्लिश में एनीस्वेयर्स कहते हैं, जिसे यदि आप आवश्यक हो तो दस्तावेज, फोटो, चार्ट आदि उसके साथ साथ आप कर सकते हैं। फिर उदाहरण क्या दे रखा है, अगर आप किसी विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी पर प्रतिवेदना लिख रहे हैं तो क्या आप लिखेंगे कि क्या लिखना है आपको, देखो ये सब लिखना है। प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित किया हुआ है, किस किस कक्षा में ने भाग लिया है, प्रमुख अतिथि कौन थे, क्या उपलब्धि थी और किसने पुरस्कार दिया है, निष्कर्ष और सुझाव देना है। तो इस आंसर का निष्कर्ष जो आपको लिखना है लास्ट में आपके आंसर में, जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसके साथ साथ आप पेपर में आप कैसे लिखेंगे वो सारा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो लास्ट में निष्कर्ष लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष आप लिखते हैं तो आपका जो आंसर है वो अलग ही दिखता है। तो आपके जो आंसर अलग दिखेगा तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो आपके आंसर का नंबर जो होगा वो एक भी नहीं काटेगा, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटेंगे अगर आप निष्कर्ष लिखते हैं। तो प्रतिवेदना लेखन एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेखन कौशल है जो सरकारी, गैर सरकारी, शैक्षणिक और सारी संस्थाओं में प्रयोग होता है। प्रतिवेदना एक अच्छा वस्तुनिष्ठता और तथ्यात्मक, संक्षिप्त और स्पष्टता होना चाहिए होता है, और इसके साथ साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था सही निर्णय ले सकती है उस चीज़ों से, प्रतिवेदना से। तो उसके साथ साथ अब पांचवा क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपके पेपर में, सूचना का अधिकार अधिनियम किसे कहते हैं और उसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालिए, मतलब उनके जो बिंदु हैं उन पे भी प्रकाश डालना है। तो आपको क्या लिखना है इसमें उत्तर, पहले लिखना है परिचय, सूचना का अधिकार अधिनियम मतलब राइट टू इन्फॉर्म एक्ट, जिसे RTI 2005 में भारत की एक ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक पहल थी, जो भारत की एक ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक पहल थी। कब थी? 2005 में थी, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और इस अधिनियम ने नागरिकों को सरकारी कार्यों को प्रशासनिक और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया था, जिसके द्वारा इसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं के कार्यों में जनता की भागीदारी और निगरानी को सशक्त बनाने में रहा है। फिर दूसरा क्या लिखना है आपको, सूचना का अधिकार अधिनियम की परिभाषा लिखना है आपको। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसे पब्लिक अथॉरिटी कहते हैं, से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ये है आपकी परिभाषा। फिर क्या है, कह रखा, ये अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभागों को और सार्वजनिक उपकरणों को, स्वायत्तता निकायों को और पंचायतों और नगर पालिका पर लागू होते हैं। फिर क्या लिखना है उसको, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं को लिखना है। जो प्रकाश डालिए बिंदु पर वो बोला है ना, वही आपके प्रमुख बिंदु हैं, उन पे ध्यान देना है आपको। तो पहला जो बिंदु है उसमें क्या लिखना है, सूचना की परिभाषा। जो सूचना है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना का अर्थ क्या है? कोई भी दस्तावेज, ईमेल, मेमो, सलाह, ऐसा विविक्त रिपोर्ट, आदेश, लॉग बुक और ठेका, फाइनल या किसी भी रूप में दर्जा जानकारी होती है, उसे ही हम सूचना कहते हैं। ये सूचना किसी भी डिजिटल, लिखित या मुद्रित रूप में हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखना है दूसरा प्रमुख, सार्वजनिक प्राधिकरण मतलब पब्लिक अथॉरिटी, जिसे में आपको लिखना है ऐसे कोई भी निकाय जो संविधान या कानून द्वारा स्थापित हो और उसका सरकारी धन से आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित हो, और उसके साथ साथ उसे सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया होता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसके जैसे दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, मंत्रालय, विभाग, पंचायत, नगर पालिका, सार्वजनिक बैंक और विश्वविद्यालय आदि। जैसे तीसरा जो है हमारा जन सूचना अधिकारी PIO, जिसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहा जाता है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को एक जन सूचना
अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है। यह अधिकारी नागरिकों से प्राप्त आरटीआई आवेदन स्वीकार करता है और 30 दिनों के भीतर सूचना देने का उत्तरदायित्व निभाता है। फिर चौथा क्या लिखना है आपको, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। कोई भी नागरिक 10 रुपये के शुल्क के साथ आवेदन देकर सूचना मांग सकता है और उसके साथ साथ आवेदन सामान्य कागज पर किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। यदि व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है तो आवेदन शुल्क नहीं देना होता है। समय सीमा 5वां लिखना है आपको, सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करानी होती है। यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटों के भीतर सूचना देनी होती है। छठा क्या लिखना है आपको, अपील और शिकायत का प्रबंधन बताना है आपको। यदि सूचना न मिले या असंतोषजनक हो तो प्रथम अपील अधिकारी के पास 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। दूसरी अपील राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में की जा सकती है। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, सूचना न देने के दंड का प्रबंधन। तो जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसके नीचे जो लिखा हुआ है आपको वैसे ही आपको आंसर लिखना है आपके पेपर में। यदि जन सूचना अधिकारी निर्धारित समय पर सूचना नहीं देता तो उस पर प्रतिदिन 250 मतलब 250 रुपये लगते हैं। अधिकतम 25,000 तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 8वां क्या लिखना है, सूचनाएं जिसने छूट है मतलब इंफॉर्मेशन जो होती है निम्न सूचनाएं अधिनियम के तहत नहीं दी जाती है। देश की सुरक्षा रणनीति हित होती है, विदेश संबंधों से संबंधित होती है, अदालतों द्वारा प्रतिबंधी सूचना होती है, वर्णीय जनिक गोपनीयता के द्वारा होती है, किसी व्यक्ति की गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी होती है। तो इन सब चीज़ों को नहीं दी जाती, छूट दी जाती है। तो ये सब बता रखा है आपका। फिर जो सूचना आयोग है जिसे इंफॉर्मेशन कमीशन कहते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ यह आयोग नागरिकों और अधिकारियों के बीच उत्पन्न विवादों का निवारण करता है। फिर उसके साथ साथ आपको लिखना है सूचना के अधिकार अधिनियम का महत्व। लोकतंत्र को सशक्त बनाता है, नागरिक सरकार के कामकाज की निगरानी कर सकता है। दूसरा है भ्रष्टाचार में कमी, जिसे प्रदर्शित से घोटाले और भ्रष्टाचार उजागर होते हैं। तीसरा है जनहित में जागरूकता, नागरिकों में अधिकारों की प्रति चेतना आती है। उत्तरदायी सुनिश्चित करता है, अधिकारी जानते हैं के प्रति उत्तरदायी बनते हैं। निष्कर्ष क्या है इस आंसर का, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भारत में सुशासन और प्रदर्शित की दिशा में एक बड़ा कदम है, इससे जनता और सरकार के बीच दूरी कम हुई है और नागरिकों अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं। इसे अधिनियम के माध्यम से लोकतंत्र और अधिक सशक्त हुए हैं। तो देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप ये समझ के फिर उसके बाद आपको ये जो नोट्स हैं उसे पढ़ना है, तो उससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा आराम से। तो पहले मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप ध्यान से सुने, फिर उसके बाद आपको ये नोट्स अगर चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, फिर मैं आपको लिख दे दूंगा। अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप नोट्स पढ़ लेना। उसके बाद फिर टिप्पणी लिखिए कि ये क्वेश्चन जो है ना, पहले अर्थ सरकारी पत्र पे प्रणूपण की विशेषता, विज्ञापित के महत्व और कार्यालय हिंदी का स्वरूप, तो इन सब पे आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना ये जरूर आते हैं आपके। तो अर्थ सरकारी पत्र टिप्पणी कैसे लिखना है, अर्थ सरकारी पत्र सेमी ऑफिशियल लेटर, जिसे एक ऐसा पत्र होता है जो सरकारी अधिकारी किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को निजी रूप में लेकिन सरकारी विषय पर लिखता है। इसका उद्देश्य औपचारिकता बनाए रखता है हुए संवाद को सहज बनाता होता है और इसमें लेखक की व्यक्तिगत भावना और औपचारिक विशेष वस्तु दोनों सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए क्या दे रखा है, किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी कनिष्ठ अधिकारी को परियोजना समय पर पूरा करने के लिए याद दिलाना होता है। इसमें विनम्र भाषा, व्यक्तिगत संबोधन और संवाद की स्पष्टता आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पत्रों में सूचना का आदान प्रदान प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है और शासकीय तंत्र में मानवीय संपर्क बना रहता है। फिर उसके साथ साथ आपको दूसरा जो लिखना है, प्रणूपण की विशेषताएं पे टिप्पणी। तो इसकी क्या है, प्रणूपण ड्राफ्टिंग का अर्थ क्या होता है, किसी पत्र, रिपोर्ट, वित्त या दस्तावेज की रचना या रूपरेखा तैयार करना होता है। प्रणूपण की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता और उद्देश्य की पूर्ति कितनी अच्छी तरह हुई है और उसके एक अच्छे प्रणूपण की प्रमुख विशेषताएं बताई हुई हैं, जिसमें भाषा सरल, औपचारिक और व्यावहारिक दृष्टि से शुद्ध है और विषय के अनुरूप क्रमबद्ध विचारों की प्रस्तुति है और
अनावश्यक जानकारी इससे बचते हुए संक्षिप्त और तथ्यपरक लेखन है और उद्देश्य स्पष्ट और उसके कोई भ्रम ना हो, ये सब बताए गए हैं। सरकारी और व्यावसायिक पत्राचारों में प्रसून एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि यह किसी संगठन की छवि को प्रभावित करता है। गा जो है हमारा जो लास्ट है, गा जो है हमारा विज्ञापित का महत्व टिप्पणी लिखिए जो है हमारा, उस पर विज्ञापित क्या होता है? प्रेस रिलीज जो किसी संगठन, संस्था या सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली आधिकारिक सूचना या घोषणा होती है। ये जनसंपर्क एक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा संस्था अपने कार्य, निर्णय, कार्यक्रमों या उपलब्धियों की जानकारी मीडिया के माध्यम से करती है, आप जन तक पहुंचाती है। फिर जो है हमारा आपको ये सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसका संक्षिप्त, तथ्यपरक और समयबद्ध होना अनिवार्य होता है ताकि संदेश स्पष्ट और प्रभावशाली हो। जो है हमारा कार्यालय हिंदी का स्वरूप पे टिप्पणी लिखने के लिए बोलेंगे तो कार्यालय हिंदी का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। कार्यालयों में प्रयुक्त औपचारिक, नियमबद्ध और कार्यपरक हिंदी भाषा, इसका स्वरूप आम बोलचाल की हिंदी में से विभिन्न होता है क्योंकि यह विशिष्ट उद्देश्य जैसे आदेश, सूचना, प्रतिवेदन, ज्ञापन आदि के लिए प्रयुक्त होता है। इसका स्वरूप निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि सरल और स्पष्टता भाषा जिससे भ्रम ना हो, व्यवस्थित वाक्य रचना जिसमें बात सीधी विषय में जुड़ी हो, औपचारिक शब्दावली जैसे अनुरोध सूचित किया जा सकता हो और निर्देशित किया जा सकता हो। तकनीकी और प्रशासनिक शब्दों का प्रयोग कैसे होता है उसके जैसे प्रतिवेदना और स्वीकृति और अनुमोदन आदि। कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है व्यवस्थित प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दस्तावेज लाना। फिर जो है 7वां क्वेश्चन जो है हमारा 7वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता लेखन का अर्थ बताते हुए उसके महत्व को रेखांकित कीजिए। जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना है? स्वतंत्रता लेखन का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, जिसमें क्या है उसका अर्थ होता है अपने जीवन का घटनाओं और अनुभवों, उपलब्धियों और संघर्षों का आत्मकथात्मक विवरण प्रस्तुत करना। यह लेखन व्यक्ति स्वयं करता है और इसमें उसके जीवन की यात्रा, सोच, संघर्ष और सफलताओं का वर्णन होता है। सरल शब्दों में जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कहानी खुद लिखता है तो उसे ही स्वतंत्रता कहते हैं, जो सेल्फ नैरेटिव और ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने ली थी सत्य के प्रयोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। फिर जो है इंपॉर्टेंस है इनकी स्वतंत्रता की, तो पहला है स्व विश्लेषण का माध्यम, दूसरा है अनुभवों का विस्तार, इतिहास के स्त्रोता। फिर जो है चौथा भावनात्मक अभिव्यक्ति, साहित्य, योगदान और प्रेरणा और मार्गदर्शन। और निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष है स्वतंत्रता लेखन केवल आत्म प्रकाशन नहीं होता बल्कि ये समाज, संस्कृति और व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा का दस्तावेज होता है। ये लेखन न केवल एक लेखक के लिए आत्मचिंतन का साधन है बल्कि पाठकों के लिए भी प्रेरणा और अनुभव का भंडार है, जिसमें स्वतंत्रता, ये लिख के आना है आपको, स्वतंत्रता लेखन आत्मा की आवाज़ को शब्द देने की एक कला होती है। फिर जो है 8वां क्वेश्चन करना है, तो देखो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे कवर करवा रहा हूँ जो आपके पेपर में आने ही हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। व्यवसाय हिंदी के महत्व अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपको क्या लिखना है? हिंदी आज केवल साहित्य, शिक्षा या संवाद की भाषा नहीं रह गई है बल्कि वह धीरे धीरे व्यवसाय, व्यापार, मीडिया, बैंकिंग, बीमा और प्रशासन की प्रमुख कार्यभाषा बनती जा रही है। ऐसी हिंदी जिसका प्रयोग व्यावसायिक क्षेत्रों में किया जाता है उसे व्यावसायिक हिंदी कहा जाता है। यह भाषा तकनीकी और औपचारिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है और प्रयोजनमुखी, संक्षिप्त व प्रभावी संवाद में के लिए प्रयुक्त होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस हिंदी, मतलब व्यावसायिक हिंदी के महत्व बताए गए हैं। व्यवसाय का व्यापक पहुंच, जिसमें भारत की 70% से अधिक आबादी होती है हिंदी की ग्राहकों तक पहुँचने के लिए, और उसके साथ साथ ज्ञापन, प्रचार प्रसार, ग्राहक सेवा के लिए भी हिंदी जरूरी होती है। प्रभावी सर्वेक्षण, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए भी आपको सरल और स्पष्टता भाषा में संवाद स्थापित करना होता है, और उसके साथ साथ कार्यस्थल पर हिंदी के प्रयोग में गलतफहमी कम होती है, ठीक है। तो ये है आपके। फिर जो तीसरा जो है हमारा प्रशासनिक कामकाज में उपयोगी, जिसमें सरकारी और सरकारी कार्यालयों में आदेश, रिपोर्ट, ज्ञापन और उसके साथ साथ तैयार किया जाता है। हिंदी में काम जो है करने वाले कर्मचारियों की प्रशिक्षण और पदोन्नति में सहूलियत होती है। चौथा, आपको स्थानीय बाजारों में लाभ बताया जाना चाहिए। 5वां, आपको राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताना है। 6ठा, आपको डिजिटल और सोशल मीडिया
में प्रयोग बताना है। सातवां आपको कौशल और रोजगार की दृष्टि का उपयोग बनाना। निष्कर्ष क्या है इस आंसर का? व्यवसाय हिंदी आज की आर्थिक और तकनीकी दुनिया में एक सशक्त और उपयोगी भाषा बन चुकी है। ये न केवल व्यवसाय और सर्वेक्षण के माध्यम है, बल्कि राष्ट्रभाषा के रूप में भारत की आत्म और से जुड़ी हुई है। अंत व्यवसाय हिंदी का विकास, प्रचार और उपयोग न केवल रोजगार और व्यापार के लिए आवश्यक है, बल्कि संस्कृति की गर्व है और आत्मनिर्भर करता है। हिंदी में व्यापार, विश्वास और विकास तीनों की शक्ति समित है। तो फिर उसी के साथ जो है हमारा जो क्वेश्चन 9 है उसे समझते हैं। क्वेश्चन 9 जो है हमारा, ये आपसे आपके पेपर में पूछा जाएगा। कार्यालय पत्र किसे कहा जाता है और उसके रूप विधान पर विस्तार लिखिए। तो आपको कार्यालय पत्र की परिभाषा लिखनी है, जिसमें आपको वह एक ऐसा पत्र होता है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी कार्यालयों में आपसी संप्रेषण के लिए किया जाता है और उसका उपयोग आदेश देने पर, सूचना देने पर, स्पष्टीकरण मांगने पर और अनुमति लेने पर और रिपोर्ट भेजने या सूचनाओं के आदान प्रदान करने हेतु किया जाता है। ये पत्र औपचारिक और उद्देश्यपूर्ण और नियमबद्ध भाषा में लिखा जाता है और इसमें कार्यालय संबंधित विषय वस्तु होती है। दूसरा आपको क्या लिखना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कार्यालय पत्र की विशेषताएं लिखनी है। जो आपका पहला है, औपचारिक एवं शिष्टता भाषा का प्रयोग करना होता है। तथ्यात्मक, संक्षिप्त और स्पष्टता लिखनी है। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध लिखना है। पत्रकार का उद्देश्य स्पष्ट करना है। परंपरागत एवं निर्धारित प्रारूप का पालन, कोई व्यक्तिगत भावनात्मक नहीं होती है। तीसरा जो आपको टाइप्स लिखने हैं ऑफिशियल लेटर के, मतलब जो है प्रकार लिखने कार्यालय पत्रों के, जो आदेश पत्र होता है पहला, फिर दूसरा सूचना पत्र, फिर ज्ञापन पत्र, अनुमति पत्र और अनुस्मरण पत्र और धन्यवाद पत्र। तो ये सब आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको क्या लिखना है, कार्यालय पत्र का रूप विधान लिखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑफिशियल लेटर, तो वो लिखना है। फिर उसमें क्या क्या लिखना है, लेटर नंबर, जिसमें लेटर होंगे, नंबर होगा, हर एक पत्र में एक क्रम होगा, संख्या दी गई होगी। दूसरा दिनांक लिखना है, जिसमें डेट लिखना है, पत्र में डेट लिखना है। 18 जून जैसे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, उन सबको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रेषक का नाम भी लिखना है, जो सेंडर होगा, जिसे आप भेज रहे हो, सेंडर जो आप हो, मतलब जो भेजता है वो सेंडर, और रिसीवर जो लेता है, तो उस पत्र भेजने वाले अधिकारी का भी नाम लिखना है और सेंडर की, रिसीवर की भी डिटेल लिखनी है, जो जिसके पास पहुंचा रहे हो उसका भी, जो लेगा पत्र को उसको भी नाम लिखना है। विषय के बारे में भी लिखना है, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के में संबंध, वो लिखना है आपको। फिर जो है आप रेफरेंसेस भी लिखेंगे, ठीक है। रेफरेंसेस क्या लिखना है आपको, ये सब लिखना है। यदि यह पत्र किसी पूर्व पत्र का उत्तर है तो उसका संदर्भ यहाँ दिया है, जैसे आपके पत्र संख्या 12/4/2025 दिनांक इतना, तो ऐसे करके आपको संदर्भ लिखना है। फिर उसके साथ साथ सातवां जो लिखना है, बॉडी ऑफ लेटर, मतलब मूल विषय वस्तु, जो आपका यह भाग 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रस्तावना, जो पहला इंट्रो लिखना है आपको, प्रस्तावना लिखना है। फिर दूसरा मुख्य भाग लिखना है। फिर तीसरा निष्कर्ष लिखना है। प्रस्तावना में पत्र लिखने का कारण बताया जाता है और मुख्य भाग में आवश्यक जानकारी, निर्देश, आदेश या निवेदन किया जाता है और कंक्लूजन में निवेदन और धन्यवाद का कार्यवाही की जाती है। फिर जो 8वां क्लोजर लिखना है, जिसमें जैसे कि होते हैं भाव दिए, सादर और धन्यवाद लिखा जाता है। 9वां सिग्नेचर देना पड़ेगा, हस्ताक्षर देने पड़ेंगे, अधिकारी का नाम, पद नाम और हस्ताक्षर। जो है लास्ट 10वां जो है, लास्ट नहीं है, 10वां है, जो हमारा 10वां है, संलग्नक, जो 10वां है एनक्लोजर, जिसमें आपको यदि पत्र के साथ कोई दस्तावेज संलग्न के हैं तो उनका उल्लेख किया जाता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ सीसी कार्बन कॉपी लिखनी, प्रतिलिपि लिखनी पड़ेगी। यदि पत्र की प्रति किसी अन्य अधिकारी को भेजी गई है तो उसका उल्लेख अंत में किया जाता है। निष्कर्ष क्या है इस आंसर का, जो आपको निष्कर्ष निकला है, कार्यालय पत्र संचार एक ऐसा औपचारिक, उद्देश्यपूर्ण और प्रभाव माध्यम है जो सरकारी व निजी संस्थाओं में संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका रूप विधान निर्धारित और अनुशासित होता है, जो प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है और एक सशक्त कार्यालय पत्र संस्था की कार्य संस्कृति और गंभीरता को दर्शाता है। तो ये सब आपको लिखना है। उसके साथ साथ आपको 10वां जो क्वेश्चन है, आपको 10वां क्वेश्चन टिप्पणी लिखिए, जो हमारा शायद से लास्ट क्वेश्चन है, हमारा शायद
तो जो हमारा 10वां क्वेश्चन है हमें उसे देखना है। 10वां क्वेश्चन क्या है, टिप्पणी लिखी है। किस किस पे टिप्पणी लिखनी है, हमें इन चारों पे टिप्पणी लिखनी है। तो पहले जो टिप्पणी लिखनी है, कार्यालय हिंदी का सामान्य परिचय बताइए। तो इन पे जो टिप्पणी लिखनी है तो हमें क्या है, जिसका प्रयोग कार्यालय में प्रशासनिक संस्थाएं औपचारिक कार्यों के लिए किया जाता है, यह हिंदी प्रयोजक। तो ऐसे ऐसे करके लिखना है आपको। क्या लिखना है, कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त शब्दावली, वाक्य संरचना, भाषा शैली, आदेश, विज्ञापन, अनुवादन, प्रतिवेदन। फिर उसके बाद लिखना है आपको संविधान में अनुच्छेद 373। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना होता है जब आपके आते हैं ऐसे करके। विज्ञापित का महत्व लिखना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ ये सब आपको दे रखा है मैंने, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। निविद सूचना, जिस पर टिप्पणी लिखनी है। टेंडर नोटिस, एक प्रकार का सार्वजनिक सूचना होता है जिसमें सरकारी निजी संस्था द्वारा कार्य आपूर्ति होती है। तो ये सब आपको लिखना है। सुस्त्रा की टिप्पणी लिखने का तत्व लिखना है, जिसमें पहले नाम, जन्म और शैक्षणिक प्रश्नों, पारिवारिक जानकारी, व्यक्तिगत और संघर्ष, भविष्य, मूलधारा। तो ये सब आपको लिखने होते हैं। इसी के साथ जो है हमारा औपचारिक लेखन खत्म होता है। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं आप, और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, लाइक भी कर देना। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आदित्य केटी को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई और सी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।